सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। बैठ जाओ। क्या क्या होमवर्क दिया था? अच्छा हाँ, तुम जल्दी भागे थे ना। अरे तुम धीरे भागा करो यार, पाँव फिसल जाएगा आराम से। और गर्ल्स तुम लोग क्यों भागती हो? तुम तो वैसे ही फर्स्ट सेकंड में बैठती हो। अच्छा, फर्स्ट सेकंड में भी यहाँ बैठना है? अच्छा। अरे यार, वो तुम्हारा वाला बात रह गई। वो इन दो बच्चों ने आइडिया दिया था कि भाई है ना, एक काम करें, नीचे वाले रूम में है ना, पहले ही बैग रख के आ जाया करो। कर दिया ना? तो अब तुम बैग वहां रख के आयो, कॉपियां लेके आयो, तो अब आज मतलब भागोगे नहीं तुम? अच्छा। अरे भाई, क्या नाम इसका? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? रितिका, इधर आओ। आज आगे पढ़ने के पहले एक छोटा सा सवाल है, रितिका आओ। इसका नाम रितिका है, ठीक है? अभी रितिका, सब लोग देख रहे हो ना भाई? ठीक है। अब रितिका 2 कदम आगे बढ़ो। अब कौन है ये रितिका है, वेरी गुड, ठीक है। आइडेंटिकल है ना वो? आइडेंटिकल है ना? पहले भी रितिका थी, अब भी रितिका आइडेंटिकल है। रितिका से थोड़ा सा पीछे ले जाओ। अब कौन है ये? रितिका। अब चेंज हो जाते हैं, इधर आ जाओ। अब कौन है? इसके बारे में पूछ रहा हूँ। अभी रितिका है ना ये? तो ये सारे केस में आइडेंटिकल है। पहले भी रितिका थी, इधर भी रितिका, उधर भी रितिका, सब जगह रितिका, ठीक है? अब आप ये बताओ, आइडेंटिकल और इनडिस्टिंगेबल में क्या फर्क होता है? इनडिस्टिंगेबल, हाँ, इनडिस्टिंगेबल मतलब आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली वैसा का वैसा होना चाहिए ना। अब जैसे मान लो, रितिका थोड़ा घूम जाओ इसी जगह पे, घूम के वापस फ्रंट में आ जाओ, ऐसे पूरा ऐसे 360 घूम जाओ एक बार। अब पहले जो रितिका थी और अब जो रितिका है ना, वो इनडिस्टिंगेबल है। इसी जगह पे ऐसी दिख रही थी, है ना? उसके बाद ये रोटेट हुई और फिर भी ऐसी दिख रही है। तो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंगेबल में फर्क क्या है? आप इनडिस्टिंगेबल में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, प्रीवियस और आफ्टर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और आइडेंटिकल तो आप कई जगह से, मतलब वो हो सकता है कहीं और खड़ी हो, कहीं और खड़ी हो, वो सब आइडेंटिकल है। लेकिन इनडिस्टिंगेबल तभी रहेगी जो एग्जैक्टली इसी जगह पे ऐसी कैसी रहेगी। ये बात समझे आप? ठीक है, बैठो, थैंक यू। अब जो आज हम पढ़ना है ना, ये जो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अपन, अरे यार मैंने तुम्हें वो वीडियो लिंक शेयर किया था, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला। मैंने उसमें कहा था ना यार, तो तारीफ वारीफ करनी है। तारीफ ही यार, तुम मतलब कैसे हो यार? यार ऐसे लिखा करो नीचे यार, कि क्या वीडियो बनाया सर, क्या जिंदगी बदल गई, ऐसा लिखना चाहिए ना यार। चलो, अब ये लिखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसमें लिखो, इफ ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय, if a molecule is rotated by 360 degree by n, if a molecule or compound is rotated by 360 degree by n, if a molecule is rotated by 360 degree by n, and if we get indistinguishable compound, indistinguishable molecule,
if a molecule rotated by 360 by n, and if we get indistinguishable molecule, then it is known as axis of symmetry. Molecule rotated by 360 degree by n, and if we get indistinguishable molecule, then it is known as axis of symmetry. मतलब आपने किसी को 360 डिग्री बाय n से रोटेट किया और वैसा इनडिस्टिंगेबल बना तो उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे हम C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, आपको क्या करना है 360 बाय 2 यानी 180 से रोटेट करना है। आफ्टर 180 रोटेशन अगर वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा दिखा इनडिस्टिंगेबल तो कहेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आप समझे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या, आपको उसको कितने डिग्री से घुमाना है बताओ, 120 डिग्री से, तो हम कहेंगे वो हो गया हमारा इनडिस्टिंगेबल। C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब 90 डिग्री से घुमाना है। तो पहले लिखो आप, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब रोटेशन बाय 180, C3 मतलब रोटेशन बाय 120, C4 मतलब रोटेशन बाय 90 डिग्री। लिख लिया आपने? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देखो अब हम लोग सीखेंगे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस BCl3 में C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे होती है। तो ये BCl3 का मॉलिक्यूल है, जैसे है ना, ये मॉडल है और ये हम कॉपी में ऐसे लिखते हैं और ओरिजिनली अपन ऐसे देख सकते हैं इसको। C3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्सिस डालेंगे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे एक्सिस डालेंगे और इसको 120 से घुमाएंगे। तो इसको यहाँ से पकड़ कर अगर हम 120 से घुमाते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो, है ना। फिर से देखो, इसको 120 से घुमाएंगे तो ऐसा होगा। एक्सिस कहाँ से पास होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो इसके अंदर एक C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो कहाँ से पास हो रही है, वो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो पास हो रही है बोरोन से। तो समझ गए आप, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके परपेंडिकुलर। सपोज करो हमारे पास BF3 है, इसमें हमको एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहले इसके सेंटर में से एक एक्सिस पास करना है, और अगर आपने उस एक्सिस को पास किया और C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है। C3 मतलब कितने डिग्री से रोटेट करना है, 120 से। मतलब हमको क्या करना है, इस एक्सिस को पकड़ के 120 डिग्री घुमाना है। तो जब हम 120 डिग्री घुमाएंगे ना इसको, तो ये वाला F यहाँ जाएगा, ये F यहाँ जाएगा और ये वाला F यहाँ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। वो 3 F लगे ना ऐसे, जैसे हमारा एक F इधर गया, एक F इधर गया, एक F इधर गया, हमने बीच में एक्सिस डाला और 120 से घुमाया, एक Y टाइप बन गया, ऐसे Y टाइप ना। तो ये एटम इधर गया, ये एटम इधर और ये एटम इधर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये बात समझे आप, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? ध्यान से देखो, इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बताओ कैसे? एक मिनट है। ये जैसे अपने को C3 देखना है ना, नहीं सॉरी, क्या देखना है अपने को, C2 देखना है ना। ये जैसे BF3 का अभी स्ट्रक्चर है नहीं मेरे पास, ये रहा, जैसे ये रहा ना हमारा, ये ऐसा है ना BF3। अब आप C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए क्या करोगे, एक एक्सिस डालोगे और इसको कितने डिग्री से घुमाओगे,
180, C2 के लिए एक्स डाला, इसको 180 से घुमाया। देखो ये एटम इधर जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों ना। इसको पकड़ के मैंने 180 से घुमाया ऐसे। और सिमिलरली मैं यहां से अगर एक्सेस डालूं और उसको 180 से घुमाऊंगा ना, सेम ही तो बन रहा है। और कितने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुए? 3 हुए। सभी एक्सिस के अक्रॉस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। समझे आप? इसके अंदर C2 भी है BF3 के अंदर, और कौन सा दूसरा एक्सिस है हमारा? C3 भी है। यहां से पास करेंगे तो ये हो गया C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब जरा थर्ड एग्जांपल बताओ। एक हम लेते हैं इथीन मॉलिक्यूल। इसके अंदर बताओ कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? इथीन के अंदर कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? देखो ये इथीन है ना? तो हमको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए क्या करना है? एक एक्सिस डालना है और उसको पकड़ के घुमाना है। तो मैंने यहाँ एक्सिस डाला ऐसे और इसको 180 से घुमाया, है ना? ये फिंगर रिप्रेजेंट एक्सिस, ये तो बनेगा। ये एटम इधर आएगा, इधर। पहले इन दोनों को देखो आप, ये इंटरचेंज हो रहा है ना ये दोनों। अब इन दोनों को देखो स्लो मोशन में। पॉइंट 1x की स्पीड पे ऐसा हो गया नहीं? तो ये इसमें एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। और बताओ और कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री? नहीं, और भी C2 है इसमें। सभी एक्सिस के अक्रॉस है। एक मैं इसके प्लेन में ये एक्सिस डाल दूं ऐसे और यहां पकड़ के 180 घुमाऊं, ये भी तो C2 है। यहां एक्सिस डाला और 180 से घुमाया, ऐसे पकड़ेंगे और उसको 180 घुमा देंगे। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक एनिमेशन का वीडियो दूंगा। ठीक है, ये दो हो गए। और कौन सा है? ये पास किया था यहां से, एक ऊपर से भी तो होगा। इसको ऊपर से मैं एक्सेस डाला और 180 घुमा दिया, है ना? अच्छा ये बताओ डायगनली एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या बोल रहे सर? ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड। ठीक है, इसमें डायगनली एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अपन करके देखते हैं। यहाँ और इन दोनों एटम से एक्सिस पास करेंगे, इन दोनों से ना, और फिर अपन 180 घुमाएंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए क्या था? इनडिस्टिंगेबल था ना? तो क्या इसको अपन इनडिस्टिंगेबल कहेंगे क्या? इसको क्या कहेंगे अपन? आइडेंटिकल। ये ऐसा था, ये ऐसा हो गया। सिमिलरली ये डायगनली, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा इसमें C3 है या नहीं है? C3 तो होगा ही नहीं। C3 क्यों नहीं होगा? C3 के लिए बहुत सिंपल है। C3 के लिए क्या करो, उस मॉलिक्यूल के सेंटर से आप 120 डिग्री पे 3 लाइन ड्रॉ कर दो। अगर 120 डिग्री पे 3 लाइक ग्रुप आ रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। समझ गए आप? इसमें तो 2 ही कार्बन है, हम कैसी भी एक्सिस डालें 120 से घुमाएंगे तो C3 तो नहीं आएगा इसके अंदर। समझ गए आप? तो पहले ये 3 एग्जाम्पल लिखो। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया तीनों ने? तीनों एग्जाम्पल नोट कर लो।
आप तो लिख लिया होगा। आगे बढ़े। ये फोर्थ वाला बताओ। हमने लिया है CH3Cl, है ना, यानी एक कार्बन पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन। ये एग्जांपल इसलिए लिया कि अभी ये बना हुआ है, देखो ऐसे, ये देखो, ये कार्बन के व्हाइट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, ब्लैक कार्बन, और ये हो गया हमारा क्लोरीन। अब आपको इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? यहां से एक एक्सिस डालेंगे और उसको पकड़ के 120 से घुमाएंगे, है ना, तो ये इधर आएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे ना हाइड्रोजन तीनों। यहां से एक्सिस डाला, 120 से घुमाया, दिए बन गया। अब आप मुझे बताओ, क्या ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? ये नहीं है। अगर हम इसको 120 से घुमाते हैं तो क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा ना क्लोरीन, ठीक है ना। ये C3 नहीं है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि कितने C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक। क्या इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नहीं है इसमें C2। C2 क्यों नहीं है, समझ में आ रहा है भाई? ये एक ही एटम है ना इसका। अगर हम C2 के लिए सपोज करो यहां एक्सिस डालते हैं ऊपर से और 180 से घुमाते हैं इसको, तो 180 घुमाने पे क्या होगा? ऐसे बन जाएगा ये। यानी यहाँ अभी आपके एक तरफ एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, 180 घुमाया तो उल्टा हो जाएगा, दो हाइड्रोजन एक तरफ, एक हाइड्रोजन एक तरफ। समझे आप? इसमें C2 नहीं है। हाँ, अगर मैं मीथेन मॉलिक्यूल बना लूं, अब बताओ मीथेन में क्या है? मीथेन में C2 दिख रहा है आपको या C3? क्या दिख रहा है बताओ? क्या भाई? ये मीथेन है। मीथेन में आपको C2 C3 में से क्या दिख रहा है? C3 कितने दिख रहे हैं? या सभी वैलेंसी से पास होगा ना। इस वैलेंसी से पास हुआ और इसको 120 से घुमाया, एक ये रहा। एक इस वैलेंसी से पास करेंगे तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे दिखेगा? हम C3 देख रहे हैं, ये तीनों इंटरचेंज हो जाएंगे ना ऐसे। और ऐसे इस एक्सिस से पास करेंगे, यहां से एक एक्सिस पास करेंगे और इसको 120 डिग्री से घुमाएंगे, ऐसे यहां से पास करेंगे 120 डिग्री से घुमाएंगे, है ना। अब बताओ इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो। मैंने आपको टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कैसा होता है, दो वैलेंसी, बाकी दो की कैसी होती है? परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, ये ऐसे दिखने में C2 नहीं दिख रहा, थोड़ा मैं इसको टिल्ट करके दिखाता हूं, अब ध्यान से देखो। सिर्फ इतनी सी बात पता हो ना कि sp3 एटम में दो वैलेंसी दो के परपेंडिकुलर है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ध्यान से देखो इसको, ये दोनों वैलेंसी है ना। अगर मैं यहां से एक्सिस पास करके इसको 180 से घुमाता हूं तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा ना। करके देखते हैं, यहां से एक्सिस पास किया, 180 से घुमाया, ये इंटरचेंज होगी ना दोनों। जैसे वी बना हुआ है ना, यहां से एक्सिस पास किया, 180 घुमाया, तो इंटरचेंज हो जाएगी ना दोनों। अब तुम ध्यान से देखना, इन दोनों को देखना सिर्फ, यहां से एक्सिस पास किया और 180 घुमाया। अब ऐसे सिमिलरली पीछे वाली दोनों वैलेंसी देखो, पीछे वाली दोनों वैलेंसी यहां से एक्सिस पास हो रहा है, 180 घुमाएंगे, ये इंटरचेंज हो जाएगी ना दोनों। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और आपको और इजी देखना है, इन दोनों वैलेंसी को ऐसे लेकर टॉप से देखो, ऐसे यहां से एक्सिस डालो और इसको 180 से घुमाओ, ये इंटरचेंज, ये दोनों इंटरचेंज, ये दोनों इंटरचेंज, है ना। तो ये हो गया, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ। यानी मीथेन में C2 भी है और मीथेन में C3 भी है। अब सिक्स्थ वाला बताओ, अगर मैं आपको cis 1,2 डाइक्लोरोइथीन देता हूं, इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? ओ, ये तो दूसरा मॉलिक्यूल बन गया, रिंग है, सिस बनाना पड़ेगा ना, cis 1,2 डाइक्लोरो।
क्या भाई C2 C3 कुछ दिख रहा है? दिख गया आपको C2? कैसे है C2 बताओ? ये कौन सी ज्योमेट्री है? सिस है ना? तो इसमें अगर मैं यहां से एक्सिस पास करूं और इसको 180 से C2 मतलब 180 है ना? क्या ये C2 है? ये C2 नहीं है, ठीक है। ऐसे में यहां से एक्सिस पास करूं, ये ऐसे करूं, ये C2 है? ये भी नहीं है। तो फिर C2 कौन सा है? वर्टिकल। यहां से इसके है ना, सेंटर से पास करेंगे ना, इसके इसके सेंटर से पास किया और इसको हमने 180 से घुमा दिया, ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा ना ये। दिखा भाई? एक्चुअली में हम वो एक्सिस पकड़ेंगे और उसको घुमाएंगे, है ना? अब बताओ ट्रांसफॉर्म लेंगे तो अच्छा C3 है क्या इसके अंदर? C3 इसमें C2 तो है, क्या इसमें C3 है? नहीं है। अब बताओ अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म ले लूं, ट्रांस में कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? सवाल ये है कि ट्रांस में C2 है या नहीं है। यस और नो में से एक आंसर आएगा। बोलो भाई। अच्छा ट्रांस कैसे दिखता है? ये देखो, आपको मॉलिक्यूल भी दिखा दिया मैंने आपको। ऐसा दिखता है ना ट्रांस? है या नहीं है? इसमें C2 है। इसमें C2 कैसे है? क्या ये वाला C2 है क्या? क्या ये वाला C2 है? ये वाला क्यों नहीं है? ऊपर से या नीचे से एक्सिस डाल के इसको घुमाएंगे तो ये व्हाइट और ये ग्रीन इंटरचेंज हो गया ना। तो C2 कौन सा है? हाँ, यहां से एक एक्सिस पास करें और इसको 180 से घुमाएं। दिखा? यस, ये इंटरचेंज हो जाएंगे ना दोनों। पहले एक बार व्हाइट व्हाइट को देखो, ऐसे लग रहा है ये व्हाइट वाला जैसे छलांग लगा रहा है जैसे स्विमिंग पूल में, जैसे ये गया और ये ऐसे पानी में गया अंदर, और जो पानी के अंदर था वो बाहर आ गया। मतलब ऐसे ही होना है ना, सिंपल। एक वैलेंस शीट डाउन एक अप है, ये ऐसे हो रही है ना? तो अच्छा इसमें C3 है या नहीं है? C3 तो होगा ही नहीं इसमें। इसमें C2 है, C3 नहीं है। चारों एग्जांपल स्पीड में लिखो एक बार। कैसे हो सिंघाना जी? सुना है आजकल रात रात भर पढ़ाई हो रही है। परसों रात को तो गजब किया है, मैंने सुना 3 बजे तक पढ़ रहे थे नॉन स्टॉप। और उसके बाद सोए भी, मैंने सुना है, नॉन स्टॉप। सब लोगों ने लिख लिया भाई? आगे बढ़े। सिस ट्रांस दोनों लिख लिया ना आपने? एट्थ वाला एग्जांपल लिखो। ये अपने 1,2,1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, यानी इसकी कौन सी फॉर्म है? सिस। बताओ इसके अंदर क्या है? इसमें आपको C2 दिख रहा है? कैसे दिख रहा है C2? अभी मैंने आपको जो सिस बताई थी ना एल्कीन में, वो सेम टाइप का एग्जांपल है। ये रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग लगा है और ये दोनों सिस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक एक्सिस पास करेंगे और उसको
180 से घुमा देंगे, ये बनेगा ना। अच्छा, इसकी अगर ट्रांसफॉर्म लेंगे तब ट्रांस में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या ट्रांस में है? क्या भाई यानी कि ट्रांस में है? ट्रांस में कैसे? वही स्विमिंग पूल टाइप है ना, इसको इधर लेते हैं ना, छलांग ऐसे लगाते हैं। ये इन दोनों कार्बन से एक्सिस पास किया, जो पूल के बाहर था वो पूल के अंदर, और जो पूल के अंदर था वो पूल के बाहर। समझ गए भाई? ठीक है, तो बनाओ उसको। यानी अच्छा, C3 तो होगा ही नहीं, सिस में है हमारे पास C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और अगर हम इसकी ट्रांसफॉर्म लेंगे, ट्रांस में भी कौन सा है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या भाई वैष्णवी, वो जो स्टिकर बनाया था ना तुमने इनस्ट्यूमर डायस्ट्यूमर वाला, उसमें अब समझ में आया, उसमें एक अपने को करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिमेट्री आ रही है ना बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई तो ऐसी हो ना, बीच से काट देंगे ना उसको, और बटरफ्लाई के विंग्स अगर अलग कलर के हैं ऐसे काट देंगे, बटरफ्लाई चेंज करनी पड़ेगी। चलो भाई लिख लिया 8 9, थोड़ा स्पीड में लिखो। टेंथ वाला एग्जाम्पल लिखो। ये हमारी ट्रांस इमेज है, ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो है ना। ये देखो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये डाउन अप मतलब ये ट्रांस है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे? यहाँ से एक एक्सिस पास करेंगे तो यहाँ से पास होगा। इसको एक्सिस को पकड़कर हम अगर 180 से घुमाते हैं तो देखो ये सेम रिपीट हो गया, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। फिर से दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से एक एक्सिस पास किया, वो एक्सिस यहाँ से आगे निकल गया, यानी यहाँ से पकड़ के इसको 180 से घुमाना है हमको। तो देखो इसको 180 घुमाऊंगा ना तो ये रिपीट हो गया वापस। मतलब कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ? ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपको नेप्थलीन के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना है। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एक एनिमेशन भी बना हुआ है यार, वो भी देखना आज। दो एक साल पुराना एक एनिमेशन होगा, उसमें होगा। 10th 11th में बताओ। 10th में आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है? कैसे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ? हाँ, एक तो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक्सिस डाल के 180 घुमाएंगे, ये बन जाएगा ना सेम। और वो तीनों एक्सिस के अक्रॉस है, एक बार यहाँ से एक्सिस डाल के 180 घुमाएंगे, वही बन जाएगा। एक बार ऊपर से एक्सिस डालेंगे और 180 घुमाएंगे, सेम बन जाएगा। तो इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अच्छा बताओ, इसमें C3 है क्या? C3 है या नहीं है? C3 नहीं है ना, क्यों? C3 ये 180 120 में ये कहीं और जाएगा ना, C3 नहीं आएगा इसके। भाई 120 डिग्री से घुमाएंगे यहाँ एक्सिस रख के, तो ये वाली वैलेंसी यहाँ जाएगी ना, C2 नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसमें POS नजर आ रहा है? मॉलिक्यूलर प्लेन है, COS नजर आ रहा है? फिर से देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है ना भाई? सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे अगर आप H H बना लो, उनको कनेक्ट कर लो, कार्बन कार्बन को कनेक्ट कर लो, COS भी है। तो इसको बताओ, कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे क्या या अकायरल मॉलिक्यूल कहेंगे? अकायरल कहेंगे ना इसको, ठीक है। अब मेरे को 11th में बताओ, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? C3 तो नहीं होगा, वो दो ही एटम है ना, 3 Br होने चाहिए। वो एक रफ पेज देना, ऐसा पेज जो यूज नहीं करते हो, रफ पेज। हाँ,
और एक पेन भी देना। ये जो है ना हमारा, इसको अपन नेपथलीन मान लेते हैं। नेपथलीन तो प्लेनर होता है ना पूरा। उपाध्याय जी लो, इसको प्रॉपर है ना एक नेपथलीन बनाते हैं। नेपथलीन ये ब्रोमीन लगाते हैं। अरे शांत रहो, अभी पता चले ब्रोमीन का सरकमफेरेंस कट गया। वैसे ये काम तुमको देना चाहिए, तो तुम अच्छे से करते। अच्छा ये बताओ, पेन भी देना, पेन। इसके अंदर तुमको C2, अच्छा प्लेन कौन सा है समझ में आ रहा है? प्लेन कौन सा है? कौन सा प्लेन है इसमें? यही वाला प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन है ना सारे एटम। इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाने के अलावा मेरा एक एम और था। ये मैंने इसलिए बनाया कि जैसे मान लो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाना है, तो इस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों कार्बन कार्बन से पास होता हुआ एक प्लेन होगा। ऐसे एक्सिस डालेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये रहा इसका ना। अब हमें दिखाना है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको पकड़ना है। फिर क्या करना है, इसको कितने डिग्री से घुमाना है? 180 से। इसको पकड़ा, कहीं से पकड़ लो, है ना, और ये 180 से घुमा है। ये फास्ट घुमा, अब ये फिर से फास्ट घुमा, ठीक है। अब ये स्लो घुमा। C2 में कोई स्पीड नहीं होती है कि ये फर्स्ट आ गया सेकंड आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं जो एक्चुअल में बताना चाह रहा था ना, वो कॉन्सेप्ट ये है कि इसको लेके अगर तेज भागोगे ना, तो क्या होगा बताओ? ये ऐसे घूमने लगी। गांव में देखा नहीं पहले, बच्चे ले ले घूमते, ऐसे चक्री होती थी ऐसे, तो इसको तेज चक्री भी बनाया जा सकता है। तो मैंने क्या यार, बहुत सालों पहले बचपन में बनाई थी, ऐसी याद आ गई, मैं तो चक्री बनाते हैं इसका। तो तुम तो समझ ही गए। तो ये लिखो जरा, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ इसमें? इसमें C2 है, POS है इसमें। अच्छा बताओ, इसमें COS है क्या? इसमें COS है। और बताओ, ये अकायरल है या कायरल मॉलिक्यूल है? ये अकायरल मॉलिक्यूल है। लिखो जरा फटाफट। ये लो उपाध्याय जी, मेरी तरफ से गिफ्ट है। आगे बढ़े। ऑल क्लियर? कितने? 12 हो गए थे ना? 12 में मुझे ये बताओ। देखो ये हमारा ना नेपथलीन है, ये सब क्या है? कार्बन है। वाइट वाले क्या है? सब हाइड्रोजन है। ये ब्रोमीन है ना। तो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है। अब हमको इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे? ये प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, सभी sp2 है। तो C2 के लिए इसके परपेंडिकुलर यहाँ एक एक्सिस डालेंगे और उसको 180 से घुमाएंगे। तो मैं यहाँ एक्सिस डाल रहा हूँ और उसको 180 से घुमा रहा हूँ। तो इसका 180 रोटेशन कैसा होगा? इसको यहाँ से पकड़कर ये 180 रोटेशन है। फिर से देखो एक बार, यहाँ एक्सिस डाला हमने और इसको रोटेट किया 180 से, तो 180 रोटेशन ये ऐसा होगा। तो ये कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ इसके अंदर? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एसिटिलीन है,
इसके अंदर कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? तुमको इसमें C2 एक्सिस, C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है? बोलो भाई। यहां से एक एक्सिस पास करेंगे तो अपन डॉट डॉट क्यों बना रहे हैं, लाइन बनाएंगे ना ऐसे, ये बना रहे हैं। इसके अंदर है इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तो लीनियर मॉलिक्यूल है ना, ये ऐसे लीनियर है पूरा, H C C H। तो मैंने यहां से एक्सिस डाला और इसको मैं घुमाता रहूं ऐसे, स्फेरिकल होंगे ना एटम्स ऐसे। तो आप मान लो इसको 10 डिग्री, 20, 30, 40, 60 कितना भी घुमा रहे हो, उसी जगह पे वैसा का वैसा बन रहा है ना ये। तो जो एग्जैक्टली लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसमें इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। समझ गए आप? ठीक है। हमारे अंदर कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? एक सिमेट्री एक्सिस ऐसा है जो यूनिवर्सल है, वो कौन सी है? C1। भाई अगर आप मान लीजिए ऊपर से एक्सिस डाला आपने, या ऐसे एक्सिस डाला और 180 से घुमाया, तो पहले शीर्षासन होगा, है ना, और फिर अगेन 180 घुमाएंगे तो ओरिजिनल आ जाएंगे। तो C1 यूनिवर्सल सिमेट्री, उसको अपन काउंट नहीं करते हैं। देखो ये हमारा एल्काइन है ना, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और हाइड्रोजन है। ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ये HH है। अब हमें इसमें क्या देखना है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मैं यहाँ से एक एक्सिस पास करूंगा और उसको पकड़कर ऐसे घुमाऊंगा। थोड़ा मैं हाथ में लेके घुमाता हूँ, इन दोनों हाथ से। यहाँ से एक्सिस पास हुआ, यहाँ से पास हुआ। अब देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बेलन है ना, बेलन की टाइप हो रहा है ये। रोटी बनाते हैं ना बेलन, वैसे हो रहा है ये। क्वेश्चन में पूछा था ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो C1 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो इसको लिखो, आप लिखो लीनियर मॉलिक्यूल सच एज एसिटिलीन, linear molecule such as acetylene has infinite axis of symmetry. Linear molecule such as acetylene have infinite axis of symmetry. ये बताओ एमोनिया के अंदर कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? एमोनिया के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है? C3 है या नहीं, ये बताओ। इसमें C3 है। कैसे C3 है, समझ में आ रहा है? कैसे? लोन पेयर से एक्सिस डालेंगे ना हम लोग। अगर हम लोन पेयर से एक एक्सिस पास कर दें और इसको अगर 120 से घुमा दें, तो सेम ऐसे ही बन जाएगा ना हमारी ये जो H H H, ये घूम जाएंगे तीनों। ये ऊपर वाला लोन पेयर है, यहां से एक्सिस पास किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ऐसे मूव करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, ऐसे मूव हो जाएंगे ना तीनों। अब आप मुझे बताओ, इसका बॉन्ड एंगल मैं चेंज कर दूं तो अब C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा कि नहीं रहेगा? थोड़ा सा बॉन्ड एंगल मैंने कम कर दिया, तो अब C3 रहेगा कि नहीं रहेगा? इनिशियली ऐसे है अमोनिया, ये लोन पेयर है और ये 3 हाइड्रोजन है, मैंने थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम किया, अब भी रहेगा। और बॉन्ड एंगल बढ़ा दिया, तब भी रहेगा। बॉन्ड एंगल से कोई मतलब नहीं है उसका, समझ रहे हो? ये 3 एटम है, यहां से एक्सिस पास किया, 120 से घुमाओ, अगर और पास में ऐसे हैं तो भी 120 से रिपीट होंगे वो, है ना। अच्छा, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा, ये बताओ। C2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑड है ना, ऑड हाइड्रोजन है उसमें। समझे आप? तो बनाओ जरा, एमोनिया में हो गया हमारे पास C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक एमोनिया बना के लिखो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये बताओ कि इसके अंदर अगर हमारे पास ये फिशर बना दिया, फिशर में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है?
दिखाई दिया भाई? क्या इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? फिशर किसका बनता है बताओ, इक्लिप्स का या स्टैगर्ड का? इक्लिप्स का बनता है ना। और फिशर को हम कितने डिग्री से रोटेट कर सकते हैं? ये रहा हमारा फिशर पोजिशन, इक्लिप्स का बनता है ना। और फिशर हमारा ऐसे होता है ना, ये एक फिशर पोजिशन है। तो ये दोनों कार्बन कार्बन से पास होता हुआ एक प्लेन होगा ऐसा, है ना। बोला ना अपन कि वर्टिकल लाइन ग्रुप रिप्रेजेंट बिलो द प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रुप रिप्रेजेंट अबव द प्लेन। ये है फिशर, इसको इससे मैच कर लो आप, ठीक है ना। व्हाइट वाला हमारा हाइड्रोजन है और ये ग्रीन वाला हमारा क्लोरीन है। अब आपको इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे दिख रहा है बताओ? जेड एक्सिस के पास यहां से एक्सिस पास किया और मैंने इसको 180 से घुमाया। पहले इन दोनों को देखो, क्लोरीन क्लोरीन, ये लेफ्ट, ये जो राइट में था ये लेफ्ट में चला गया, ऐसे ही तो हो रहा है ये। ऐसे ही व्हाइट वाला को देखो, है ना। ये हो गया इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बताओ इसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? C3 तो होगा ही नहीं, ये दो ही एटम है ना यहाँ पे। इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये प्लेन है? नहीं है। क्या ये मॉलिक्यूलर प्लेन है? फिशर में मॉलिक्यूलर प्लेन ऑलवेज एब्सेंट होता है। फिशर में दो चीजें कभी नहीं होती, एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन कभी नहीं होगा फिशर में, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री कनेक्ट करेंगे, सेंटर से पास नहीं होगा ना, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इसमें कोई POS नहीं है और इसमें COS भी नहीं है। अब बताओ ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है या अकायरल मॉलिक्यूल? इसको अपन बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल, है ना। अब बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं? दो है ना कायरल सेंटर इसमें। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का और कायरलिटी का कोई रिलेशन नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक आइडेंटिटी ऑपरेशन है। आइडेंटिटी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कितने डिग्री रोटेशन पे एग्जैक्टली इनडिस्टिंगेबल रहेगा, उसकी आइडेंटिटी एज इट इज रहेगी, वो होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझे आप? यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो मॉलिक्यूल कायरल भी हो सकता है और वो अकायरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। क्या समझे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का और कायरलिटी का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री और मीजो का क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो ये एग्जांपल लिखो। और हमारे अंदर कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? C1। लिख लिया एग्जांपल? नीचे लिखो, देयर इज नो रिलेशन इन बिटवीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, there is no relation in between axis of symmetry and क्या लिखेंगे? chirality. There is no relation in between axis of symmetry and chirality of the molecule. अगर इसी में अगर मैं दोनों इसका एक डायस्टीरियोमर बना दूं, दोनों क्लोरीन सेम साइड में, अब इसमें C2 बताओ, POS बताओ, COS बताओ, और कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है ये भी बताओ। इसमें C2 है? C2 कैसे इसमें? नहीं, पहले C2 देखो। फिशर किसका बनता है? जल्दबाजी आंसर मत दो, पहले उसको सोच लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ। अब ये फिशर इससे मैच कर रहा है ना,
ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों क्लोरीन, और ये मेरे हाथ में जो है मिथाइल, है ना। फिशर का रोटेशन 180 से अलाउड है, और 180 भी कैसे अलाउड है, इन द प्लेन। तो मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूं। क्या फिशर का रोटेशन ऐसे अलाउड, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये नहीं कर सकते। 180 इन द प्लेन घुमाना है आपको। अगर आप किसी भी फिशर को ऐसे घुमाते हो तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अबव द प्लेन। अगर हम ऐसे कॉपी में एक प्लेन बना रहे हैं तो ये दोनों ग्रुप वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए ना। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट बिलो द प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट अबव द प्लेन। आप प्लेन हो, आप देख रहे हो उसमें, है ना। तो आपका इसका फिशर का रोटेशन सिर्फ ये वाला अलाउड है, और कोई रोटेशन नहीं कर सकते आप उसका। तो अब ध्यान से देखो, तुमको दिखा अब C2, इसमें C2 नहीं है, समझे आप? क्योंकि आपने ये रोटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये रोटेशन किया तो फिशर, ये रोटेशन कर दिया ना, तो फिर हम फिशर थोड़ी बना रहे हैं, फिशर तो बनेगा ही नहीं उसका। फिर आपको अगेन फिशर बनाने के लिए घुमाना पड़ेगा उसको। फिशर तो हमेशा ऐसा बनेगा जिसमें ये दोनों वैलेंसी अबव द प्लेन होनी चाहिए, यानी आपकी तरफ होनी चाहिए, समझे आप? तो इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बताओ क्या इसमें POS है? POS है या नहीं है? POS तो ये वाला है ना, बीच में ये प्लेन पास करेंगे ना, ये POS है। क्या इसमें COS है? नहीं है। क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है? ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर कायरल मॉलिक्यूल? एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस के आगे वाला, पहले लिखो इसको। कायरल मॉलिक्यूल मतलब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल मतलब POS COS देखने पड़ेंगे उसके। नोट किया सब लोगों ने? वहां नीचे लिखो, कंडीशन फॉर कायरल मॉलिक्यूल इज, कंडीशन फॉर कायरल मॉलिक्यूल इज, क्या कंडीशन लिखेंगे बताओ? एब्सेंस ऑफ, कंडीशन फॉर कायरल मॉलिक्यूल इज, पहला लिखो एब्सेंस ऑफ POS, दूसरा क्या लिखोगे? एब्सेंस ऑफ COS, और तीसरा क्या लिखोगे? एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अपन इसके बाद करेंगे एक्सिस के बाद। एब्सेंस ऑफ POS, एब्सेंस ऑफ COS, एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसको ट्राई करो एक बार। मैच करो इनको।
ट्राई कर लिया सबने? अरे सोमेश और ये पिन्नू और क्या बातें कर रहे हो? पहले अपना आंसर लिख लो। आजू बाजू कोई आंसर है वो नहीं देखना है, उसका जो भी आंसर है अच्छा है। लिख लिया आंसर? क्या भाई व्यास, कैसे हो? ऑल्टरनेट आते हो क्लास में? अच्छा, कुछ हो गया था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ऐसा वार तो फिक्स नहीं कर रखे है तुमने कि सोमवार को आएंगे मंगलवार को नहीं आएंगे भाई? सब ठीक है ना घर में? क्या भाई, हो गए सारे? चलो अब बताओ ए का आंसर क्या है? ए का पीओएस तो आ ही रहा है ना, इसका पी भी है और क्यू भी है। इसमें ये समझ में आ रहा है C2 है। कैसे C2? हाँ, इस ब्रोमीन से पास होता हुआ एक्सिस डालेंगे ना ऐसे, इसको ब्रोमीन को एक स्फेयर मान लो ना ऐसे, तो इसको 180 घुमाएंगे तो उसी जगह पे घूम जाएगा, ब्रोमीन तो वहीं रहेगा और ये कार्बन कार्बन इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना? बी में बताओ, बी में ये वाला पीओएस है और ये वाला C2 भी है। जिसके अक्रॉस प्लेन बना रहे हैं उसके अक्रॉस एक्सिस बनाओ और उसको 180 से घुमाओ, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों ये दोनों। इसका क्या आएगा? पी क्यू। सी बताओ, ये पीओएस है और ये इसके अक्रॉस C2 भी है, इसका भी आएगा पी क्यू। डी बताओ, पी क्यू आर एस। अब आपको समझ में आया? C3 देखना बहुत इजी है। यहां से एक्सिस एक डॉट बनाओ और 120 डिग्री पे 3 लाइन ड्रॉ करो, लाइक ग्रुप आने चाहिए। आगे बढ़ो। अच्छा, एस नहीं आएगा, सॉरी, हाँ ओनली पी क्यू आर आएगा ना, पी क्यू आर आएगा डी का।
इसमें ए में क्या आएगा, पी आएगा, और इसी के अक्रॉस बोर्ड को घुमा सकते हैं ना ऐसे, पी क्यू, और एस भी आएगा। बी में बताओ, बी का क्या आएगा, पी क्यू एस। सी में क्या आ रहा है, पी क्यू एस, ठीक है। और डी में, पी क्यू एस सही है ना। थर्ड के अंदर क्या आगे, सी थ्री कैसा आएगा, सी थ्री के लिए 3 ग्रुप होने चाहिए, 4 में थोड़ी आएगा सी थ्री, 4 में कभी सी थ्री आ ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, ये डी में क्या हुआ, डी में एक भी नहीं आ रहा है क्या, डी में आएगा ओनली क्यू, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए ये देखो इस कार्बन के राइट में लगा है ना, ये भी तो इस कार्बन के राइट में लगा है, ये लेफ्ट में होना चाहिए था। अगर मैं इन दोनों को ऐसे लगाया ना, ऐसे देखो, ये ब्रोमीन राइट में लगा है और ये ब्रोमीन भी राइट में, स्टैगर्ड है ना, तो इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, सेंटर से पास नहीं होगा ना। एक कार्बन के अगर ब्रोमीन राइट में है और दूसरा लेफ्ट में है तो सेंटर से पास होगा उसको। इसमें C2 कैसे समझ में आ रहा है, जैसे ये एक बॉन्ड है ना, वही स्विमिंग पूल टाइप है ये HBr है, इसको Br मान लो, ऐसे ये वाला Br है, तो ये नीचे ये Br है ना, ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना Br, यानी जो वैलेंसी राइट में है वो राइट में रहेगी ऐसे डाउन जाने पे, और ये जो ब्रोमीन इधर राइट में था ये अप आने पे ऐसा आएगा। अब पूरा देखो ऐसे ऐसा आएंगे, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन ये C2 है, यहां से एक्सेस डाला, उसको घुमा दिया 180 से। हाइड्रोजन भी तो रिपीट हो ही रहे हैं, वो लेफ्ट वाले इंटरचेंज नहीं होंगे। ये इस कार्बन के राइट में है, ये भी राइट में है, तो जब वो इस कार्बन को फ्लिप करके नीचे लेके आता है ना ऐसे, तो राइट में तो आता है वो। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते, सिमेट्री हमेशा गिवन कन्फर्मर की होती है। नहीं नहीं, वो तुमने इक्लिप्स का सिमेट्री बता दी, तो सिमेट्री अलग मॉलिक्यूल की हर एक कन्फर्मर की होगी अलग अलग, ठीक है। चलो अब लास्ट लिखो, लास्ट लिखो जल्दी से। अरे अब कुछ नहीं, अब देखना, तुम सोचना वापस। लास्ट लिखो, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको अपन एसएन से इंडिकेट करते हैं। लिखो अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या करना है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, जैसे अगर एक कोई मॉलिक्यूल है, इसको आपको रोटेट करना है 360 डिग्री बाय एन से, उससे बी बनेगा। ए का रोटेशन किया 360 बाय एन से बी बना, और ए एंड बी आर इनडिस्टिंगेबल, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई। ये डिफरेंस था ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। बस अब आप में चेंज ये है, ए को रोटेट किया 360 बाय एन से बी बना, देन ड्रॉ मिरर इमेज ऑफ बी, उससे सी बनेगा। अब ए और सी जो हैं ये कैसे होने चाहिए हमारे, इनडिस्टिंगेबल। अगर ए और सी इनडिस्टिंगेबल है तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बस एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जब आप मिरर बनाओगे ना, तो मिरर मस्ट बी प्लेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करोगे उसके परपेंडिकुलर मिरर लगाना पड़ेगा, समझा, तब वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। तो उसको लिखो आप, मिरर कहाँ लगाना है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने ऐसे एक्सिस डाला है, इसके परपेंडिकुलर मिरर लगाना है आपको, ऐसे एक्सिस डाला है, इसके परपेंडिकुलर मिरर लगाना है। तो उसकी डेफिनेशन लिखो, इफ ए रोटेटेड बाय ए, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल वगैरह है, इफ ए rotated by 360 degree by n,
If A rotated by 360 by n, then draw its mirror image. If A is rotated by 360 degree by n, and then draw its mirror image. If we get indistinguible, A is molecule. If A rotated by 360 degree by n, and then draw its mirror image, and if we get indistinguible A, then it is known as alternative axis of symmetry. Yani if molecule rotated by 360 degree by n, then draw its mirror image. If we get indistinguible, then it is known as alternative axis of symmetry. फिर नीचे लिखो, mirror must be placed. Mirror कहाँ लगाना है भाई? Perpendicular to the axis of rotation. Mirror must be placed perpendicular to the axis of rotation. ये वाला नोट कर लिया आपने? इसको नोट कर लो एक बार. कल तो छुट्टी है तुम्हारी. कल तो कितने लोग तुम में से 18 ईयर के ऊपर हो गए? 18 मतलब जस्ट हुए हैं अभी. अच्छा, तो वोटिंग राइट तो किसी के पास होगा ही नहीं ना. कोटा में तो वोटिंग राइट होगा ही नहीं तुम्हारे पास. कितने लोग पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, न्यूट्रल है? इतने सारे न्यूट्रल हो तुम. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो आगे जाके पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? और अभी वो आईएएस बना ना वो बंदा एक, उसका मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे. तो एक नीचे एक बंदे ने बहुत अच्छा कमेंट किया. अच्छा कमेंट मतलब कैसा? उसने कहा कि ये आईआईटी कानपुर से है ना, आईआईटी किया, यूपीएससी किया, लेकिन ऑर्डर किसके लेगा? ऑर्डर जो मिनिस्टर है उसका लेगा, और मिनिस्टर की कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती है. उसने कहा था, मतलब उसका कहना था, उसने कहा था 7th पास से लेगा, ऐसे लेगा. अरे तुम यार पैकिंग बड़ी जल्दी करते हो यार. एग्जाम्पल लिखने हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता है बार बार. देखो हम लोग समझेंगे आज S2 ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री. जैसे देखो ये ट्रांस ब्यूटीन है, इसको मैं 180 घुमाऊंगा तो ये बन जाएगा, और इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो C बन जाएगा. A और C कैसे होने चाहिए? इनडिस्टिंगेबल. अब इसको मॉडल से समझते हैं. ओरिजिनली ये मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ से मैंने एक्सिस डाला, इसको 180 घुमाया, तो देखो ये दोनों कलर चेंज होंगे ना, ये देखो चेंज हो गए दोनों. तो ये 180 रोटेशन पे ये बना. अब इसकी बनाई मैंने मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज और ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? S2 ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो 180 डिग्री से घुमाया. यानी ये और इसकी मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए? इनडिस्टिंगेबल, एग्जैक्टली सेम. तो हम कहेंगे S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. यार मतलब कोर्स है ना, मैं आजकल चिंता में आ गया हूँ यार. मुझे कोर्स कराना तुम्हारा. ये भी सुन रहा. और मैंने एक जॉब दिया था ना भाई, कि कोर्स को स्पीड अप करने के लिए 2 लोग, क्या हुआ उसका? क्या भाई, लास्ट वालों को दिया था ना टास्क, कि वो मतलब लास्ट बेंच में जो बैठते हैं ना, ज्यादा इनोवेटिव होते हैं काफी. वो जानते हैं कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा काम किया जाए. क्या कह रहा है सुना? यार मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ. मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा ना फिजिक्स मैथ्स वगैरह पढ़ने के लिए, माइंड तुम्हारा एक्टिव रहना चाहिए. समझ गए?
इसलिए है ना, केमिस्ट्री को ऐसे रोज रोज थोड़ा 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 इतना बहुत है। इससे मैं 1.5 घंटे पढ़ाने में भी विश्वास नहीं करता, ठीक है ना। तो कुछ आइडिया सोचना है यार तुम। एक टॉपिक अपने को करना है हाइड्रोकार्बन, वो टॉपिक हो गया ना तो 15-20 लेक्चर अपने बच जाएंगे, फिर तो अपन इसी स्पीड से आराम से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना कोर्स हो जाएगा अक्टूबर तक, है ना। एक वो 15-20 लेक्चर का टॉपिक है ना, वो कराना है मुझे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन करवाना है पूरा। तो मैं सोचता हूँ यार कुछ। अरे एक मिनट रुको, कुछ क्या कह रहे हो? पहले डीपी निकालो, डीपी याद आ गई, हाँ। अच्छा, एक बच्चे का रिजल्ट आया बड़ा शानदार। अपना जो ये अभी बच्चा क्रिस जो 98 रैंक लाया ना, इसके इसके है ना, वैसे उसके क्रिस के अभी जो मार्क्स आए थे ना लास्ट में, उसके आए थे 290 आउट ऑफ 300। और जो दो क्वेश्चन गलत हुए ना, एक इनऑर्गेनिक का गलत हुआ, एक ऑर्गेनिक का गलत हुआ। यार गलत करने में मेरा क्या रोल है यार? ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो गलत हुआ ना, वो डाउटफुल सवाल था, उन्होंने मतलब उसका बेनिफिट नहीं दिया। और इनऑर्गेनिक में जो गलत हुआ वो आउट ऑफ सिलेबस था, है ना। उन्होंने सिलेबस से एस ब्लॉक एलिमेंट हटा दिया ना, एस ब्लॉक का सवाल था। मतलब कहने का मतलब दोनों क्वेश्चन उसके करेक्ट थे, अब अनफॉर्चुनेटली रहा उसका। उसकी पता है कहानी क्या है? वो अपने 11th-12th में भी था, उसकी रैंक थी लास्ट ईयर, एडवांस क्वालिफाइड है वो। उसकी लास्ट ईयर 998 है ना, 998 रैंक है। और वो है ना, मतलब हमसे इस साल ड्रॉप किया उसने, और ड्रॉप करने के बाद वो मिलने आया था। तो पहले हम तो ड्रॉप करने ही देते किसी को, समझ रहे हो तुम। हमारे पास आ गया मतलब ड्रॉप नहीं करेगा, कहीं और कोटा छोड़ के जाएगा बाहर, ठीक है। तो उसको खूब समझाया, वो नीचे जाके ऑफिस में एडमिशन लेके चला गया, और वो लाइव पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। और लाइव पढ़ने के बाद वो हमारे व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, वो मैंने उसने कोर्स पहले ही कर लिया, मतलब अक्टूबर में कोर्स कर लिया उसने। सब कर करके भेजता था, सर ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, फिर आगे और क्या करना है। कई बार क्या बच्चे सिर्फ आ जाते हैं कि हमें और करवाओ। अरे भाई, थाली होती है ना सामने, चपाती रोटी सब फिनिश हो जाए, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, फिर और खाया जाता है ना। ऐसा थोड़ी ये तो रखी है सब 4 रोटी, और ऐसा थोड़ी होता है। मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरा मटेरियल कर लेते हैं कोर्स, मेन कोर्स खत्म होने के बाद, है ना। बीच में तो ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम कई बार मिल जाता है। तो उसने पूरा मटेरियल अच्छे से कर लिया, उसको हम मतलब सारा कुछ खत्म हो चुका है उसका। तो होपफुली वो बढ़िया करेगा, अच्छा वो सिंसियरली मेहनत कर रहा है लगातार। लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि वो 998 रैंक पे ड्रॉप कर लिया उसने, और सुख की बात ये है अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो अपने को ड्रॉप नहीं करना है, समझ गए। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, अपने को एक ही साल पढ़ना है बस। अच्छा, एक और बच्चे का शानदार रिजल्ट आया, मैं बताना भूल गया। वो हमारा एक कोचिंग वालों का ग्रुप है, होता है ना भाई, अलग एक बड़ा ग्रुप है हमारा कोचिंग वालों का। उसमें एक ग्रुप ने, एक बंदे ने एक पोस्ट डाला कि भाई एक बच्चा है जिसके पहले 7% नंबर आए थे, उसके 7%, और उसके अभी है ना वो दिखा रहे थे 100%, 300 में से 300 आ गए उसके। साउथ साउथ का है वो। और वो किसी एक कोचिंग ने अपने, वो आता है ना कोचिंग वाले करते हैं ना, वो नाम लगाते हैं ऐसे। तो है ना, अभी मेरे को पता चला उस बच्चे के साथ, पता है क्या हुआ? इतनी मेहनत की फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, जब उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में 7% आया, तो उसने मतलब रात दिन पढ़ाई की, और ये सोचा कि कैसे मैं मार्क्स ज्यादा ला सकता हूँ। तो पढ़ने से उसको समझ में आ गया कि पढ़ाई से तो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। तो मेरे को एक बच्चे ने बताया, ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, उस बच्चे ने बताया है कि उसने बाजू वाले बच्चे के कॉपी कर लिए मार्क्स, और बाजू वाले के मार्क्स आए 280। कितना इंटेलिजेंट है, उसके 280 आए, लेकिन उसके 300 पूरे आए। मतलब 280 तो उससे ले लिया एज इट इज। अब 4 क्वेश्चन में तुक्का लगा के सही करना कोई नॉर्मल काम थोड़ी है भाई। अब वो नेशनल हाईलाइट हो गया है। तो तुम मेरा कहानी का लॉजिक समझ रहे हो ना, कि बाजू वाले का इतना भी कॉपी नहीं करना है कि भाई पूरा का पूरा ही सही हो जाए।
बहुत जबरदस्त है वो तो। यार एक बात बताओ, उसने बाजू को देखा कैसे होगा? कंप्यूटर में दिख जाता है क्या? अच्छा, ऐसे जैसे लैब में वो बीच वाला मतलब वो स्लैब लिखा है, थोड़ा पीछे हो गए ऐसे, ऐसे दिख जाता होगा। अच्छा, एक बार है ना, चलो एक, लेट तो नहीं हो रहा तुम्हारे? मैं एक बार है ना, थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट होता है। वो इतना खतरनाक सब्जेक्ट है, उसमें समझ में नहीं आता कि करना क्या है। और जो हमारे सर पढ़ाते थे ना, उनका भी यही कंडीशन थी, ठीक है। तो वो लंबे लंबे डेरिवेशन करवाते थे। वो शुरू होते मतलब 3 4 4 पेज के डेरिवेशन होते थे। तो लास्ट में जाते हुए मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार इतना सारा पढ़ना है, पढ़ेंगे कैसे? मेरा एक अच्छा फ्रेंड था जो हमको पढ़ाता भी था, तो उसके पास गया मैंने कहा यार इसमें समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा तू समझ मत, ये 4 4 पेज तू याद करता जा। मैंने कहा याद कर लूँ? तू याद कर ले अच्छे से। तो मैंने ऐसे 4 4 पेज के स्लॉट में कई पेजेस याद कर लिए, है ना, जी जान लगाया, कैसे भी तिकड़मबाजी करके उनको याद कर लिया। मतलब ज्यादातर 70 80% मैंने याद कर लिया। अब वो सब्जेक्टिव पैटर्न होता है ना वहाँ पे, तो जैसे ही पेपर आया कॉलेज में, उसमें सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को समझ में आ गया, मैं हाँ ये वही वाला है, ठीक है। जितना मैंने याद किया था एज इट इज लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन हो गया। मैंने कहा यार ये कौन सा वाला सवाल है, क्योंकि मैंने पूरा ध्यान इस पे लगाया था कि सॉल्यूशन याद करने हैं। मैंने ये सोचा नहीं क्वेश्चन भी याद करना है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब यार मैंने 20 20 नंबर के क्वेश्चन थे ऊपर, ऐसा था 5 क्वेश्चन करने हैं 20 20 नंबर के, है ना। अब आपका गलत हो गया तो जीरो हो जाएंगे, है ना। और पूरे में 3 ही सवाल आते थे मुझे। तो मैंने कहा अपने को तीनों अच्छे से करने हैं, जो नहीं आ रहा है उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है ना, जो आ रहा है उसी फोकस करना है। लेकिन अब मैंने कहा यार ये गलत हो गया ना, तो गड़बड़ हो जाएगी अब तो यार, ठीक है, मतलब वापस एग्जाम देना पड़ेगा। काफी देर मैंने भगवान को याद किया, ठीक है, मेरे गुरु को याद किया, मेरे पेरेंट्स को याद किया। मुश्किल के समय याद करते हैं ना भाई, अच्छे टाइम में अपन खुद ही भगवान बन जाते हैं, है ना। तो याद किया काफी देर याद। मैंने कहा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूं यार। फिर मैंने लिखना चालू कर दिया। मैं कहा चलो हो सकता है ये वाला है, लिखा। तभी एकदम से क्या हुआ कि बाजू में जो राइट में बैठा था ना बंदा, जैसे ना स्टेप लगे हुए थे ऐसे, तो बाजू में जो बंदा राइट में बैठा था उसकी कॉपी ऐसे स्लिप होकर नीचे गिर गई एकदम। मैंने थोड़ी देखा उसकी तरफ कुछ, मैं तो अपने में लगा था। उसकी कॉपी नीचे गिरी, और वो है ना, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमें पता था ये पढ़ने वाला बच्चा अच्छा, ठीक है, मतलब हमसे ज्यादा होशियार। उसने कॉपी उठाई, ऐसे झटकी, और उसमें मिट्टी लगी। उसको नॉर्मल रखने की बजाय उसने ओपन करके ऐसे रख दी उसको, और डायरेक्टली मतलब ऐसा लगा कि भगवान मतलब और मेरे को दिख गया यार, जो मैं सोच रहा लिख रहा हूँ वही वाला आंसर है। इसको चीटिंग थोड़ी कहेंगे, इसको तो भगवान का आशीर्वाद कहेंगे। ठीक है भाई, ओके भाई।